नादरीन, ये तुर्की ने खबरदार किया इसराइल के हवाले से। तुर्की के वजीर खारजा ने एक मरतबा फिर कहा है कि मुस्लिम ममालिक को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए और इसराइल ये चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में तवील अरसे के लिए लड़ पड़े आपस में और मुसलमान इस जाल में बिल्कुल ना फंसे। देखिए, मशरिक वस्ता में जब मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फायदा किसका होगा? एक्चुअली तो एक्सपेंशन सऊदी अरब ने तो नहीं करनी, किसी और ने भी नहीं करनी यहाँ पे। हाँ, यूएई का कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो अपने आप को एक्सपेंड करे दूसरे इलाकों तक, लेकिन और किसी को यहाँ पे शौक भी नहीं है। ना ही ईरान कोई एक्सपेंशन करने जा रहा है। अपने मुल्क को बड़ा करने का ख्वाब तो सिर्फ इसराइल का है। तो जब मुसलमान ममालिक आपस में लड़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे और इसराइल का काम आसान हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में जो वज़राए खारजा इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो तुर्की के हैं, सऊदी अरब के हैं, मिस्र के हैं, इन तीनों के भी अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है और इन तीनों को ये जंग सूट नहीं करती, तीनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये तीनों ममालिक जो इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान में, इससे उम्मीद की जा रही है कि मुसलमान मुल्क मजीद होल्ड करेंगे। और शहबाज शरीफ के ट्वीट से ना मैंने एक और बात अखज़ की है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात तो समझ आ गई है कि अगर वो ईरान के साथ जंग में जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आर्मी चीफ ने सिर्फ शिया उलमा को बुलाकर थोड़ा सा सख्त लहजा इस्तेमाल किया और उसके ऊपर इतना खौफनाक रद्द-ए-अमल आया कि कलादम तंजीमों के लोगों की मदद लेनी पड़ गई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। यहां से इन्हें अंदाजा हो गया कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान खुदा न खास्ता किसी बराह रास्त जंग में चला जाता है अमेरिका और सऊदी अरब के कहने पर, तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा होंगे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अमेरिका ने हजारों फौजी भेजे हैं खलीजी ममालिक में और अब एक बड़ा बहरी बेड़ा मजीद रवाना किया है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, ये मशरिक वस्ता के लिए रवाना कर दिया गया है। इससे पहले एक उनका जो बहरी बेड़ा है उसमें आग लग गई थी, सारे अमरीकी जख्मी हो गए थे, सैकड़ों का इलाज चल रहा है यूनान में और वो वहां पहुंच गए, वहां पे जाके उसको ठीक किया जा रहा है। एक और बहरी बेड़ा अमेरिका ने रवाना किया है। तो ये इस बात की निशानदेही है कि लड़ाई जल्दी रुकने वाली नहीं है। वो अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं, खित्ते में अपने जहाज भिजवा रहे हैं, अपने बहरी जहाज बेड़े भिजवा रहे हैं और वो अपने हथियार मजीद मंगवा रहे हैं इस रीजन के अंदर। मगर उन्हें अपने पुराने जो हमायती हैं, जो पुराने इत्तेहादी हैं, वो अभी तक मुयस्सर नहीं है। मार्को रूबियो ने दोबारा कहा फ्रांस में कि हमें बाकी दुनिया की मदद चाहिए, अमेरिका अकेला ये नहीं करना चाहता और ना कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये अजीबोगरीब ही, वैसे मुझे डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत मुझे बहुत अजीब लगती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले स्टेटमेंट आप देख लें। ट्रंप जो है वो सऊदी अरब का एक समिट था मियामी में, वहां पे बीच के किनारे एक जबरदस्त होटल के अंदर वो समिट हुआ है। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बातचीत की है कि मैंने ये अजीम फौज बनाई है, कभी कभी इसे इस्तेमाल करना पड़ता है और अगला नंबर क्यूबा का है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकी लगा दी और यह भी बता दिया कि ईरान की जंग खत्म होते ही वो क्यूबा के ऊपर अटैक करेगा और क्यूबा के ऊपर कब्जा कर लेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि किस तरह की शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब खुलकर सामने आई। पहले बहुत उम्मीदें की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से। और शहबाज शरीफ का अंदाजा लगा लें कि ये किस लेवल का आदमी है कि इसने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के लिए नामजद कर दिया। और इनके अलावा जो इनका हमायती है वो नेतन्याहू है। यानी ये एक ही तरह के लोग हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिलवाना चाहते हैं। ट्रंप ने एक और बात, ट्रंप ने कहा जी कि मैं जानता हूं कि मेरा ये कहना शायद अभी ठीक ना लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी पहचान एक अजीम पीस मेकर के तौर पर, यानी अमन कायम करने वाले के तौर पर हो। मेरा वाकई ये मानना है कि मैं अमन कायम करने वाला हूं। इस वक्त शायद ऐसा महसूस नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं अमन पसंद हूं। अच्छा, जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा था ना, उस वक्त तेहरान के ऊपर खौफनाक बमबारी हो रही थी। उस वक्त अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान की स्टील की इंडस्ट्री को तबाह कर रहे थे। मुबारका में, खोस्तान में, अस्फहान में बैक वक्त हमले किए गए और ईरान की स्टील और लोहा पैदा करने की जो सलाहियत है उसको तबाह कर दिया गया। यानी इसको ईरान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। ये ईरान की दूसरी ऐसी प्रोडक्ट है जो वो एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकता था। यानी इसका जो हुजम है वो लगभग 6.5 अरब डॉलर है और ये दूसरी बड़ी बरामदी आइटम है ईरान की। तो ईरान की ये इंडस्ट्री जब तबाह की तो उसके बाद ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो इसके बदले में इसराइल की रीढ़ की हड्डी को तबाह करेगा। और वो कौन सी है? वो आईटी है। यानी आईटी का शोबा, एआई का शोबा, जो इसराइल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जहां पे काम होता है दिन रात। तो अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि अब हम यहां पे अटैक करेंगे। और ईरान ने अभी तक जो कहा वो करके भी दिखाया। तो ऐसा दिखाई देता है कि इसराइल ने ईरान को जिस तरह का मुआशी नुकसान पहुंचाया, ये स्टील के कारखाने तबाह करके, स्टील मिल्स को बर्बाद करके, अब बदले में ईरान इसराइल के अंदर जो आईटी इंडस्ट्री है उसको निशाना बनाएगा और वहां पे बहुत तबाही होने जा रही है। मैंने काफी लेट इंतजार किया, बहुत देर तक कि इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर मैं वीलॉग करूंगा ताकि सूरत हाल अपडेट कर सकूं।
हूं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। बहुत मुमकिन है कि जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हो उस वक्त तक इमरान खान साहब अस्पताल पहुंच जाएं और उनके टेस्ट और उनका इलाज शुरू हो जाए, उनकी फैमिली और डॉक्टर्स की मौजूदगी, और वो डॉक्टर्स जिन पे इमरान खान साहब को भरोसा है, जो हमेशा से इमरान खान साहब को चेक करते रहे हैं, जो जानते हैं इमरान खान साहब को, भरोसे की बात भी बहुत मुमकिन है कि 1 घंटे में 2 घंटे में किसी वक्त भी इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और 2 अलग अलग हॉस्पिटल हैं जहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। एक तो शिफा अस्पताल है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी किया है, और दूसरा पिम्स अस्पताल है जहां पे बंदोबस्त किया गया है। अब दोनों में से कहां पे मुंतकिल किया जाता है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जेल से इस्लामाबाद आने वाले जो रास्ते हैं उन पे ट्रैफिक बंद कर दी गई है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बिल्कुल रोक दी गई है। दोनों जगह पे स्नैप चेकिंग की गई है, हाई अलर्ट किया गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, और ऐसा लगता है कि अब इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा अस्पताल में, क्योंकि आज रात 12 बजे तक का वक्त था और इसके बाद फिर हुकूमत के पास वक्त नहीं होगा, फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उसके लिए पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार कर दी है। और खालिद यूसुफ चौधरी ये कह रहे थे कि अगर 12 बजे तक इमरान खान साहब को मुंतकिल ना किया गया जेल से अस्पताल में तो फिर हम 12 बजे तौहीन अदालत की दरखास्त डाल देंगे। हुकूमत ने जो दरखास्त डाली हुई थी नजरसानी पटिशन, वो हुकूमत ने वो वापस हो गई क्योंकि उसके ऊपर एतराजात लग गए थे। हुकूमत ने कहा जी हम दोबारा दायर कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी हमने दोबारा दायर कर दी है। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये जो 2 दिन है ना, अगर कोई इमरान खान को नहीं समझा था ना तो वो इन 2 दिनों में इमरान खान को जरूर समझ गया होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 9 महीने तक कैद तन्हाई में रखा। इमरान खान साहब की ब्लड प्रेशर का मसला पैदा हो गया, उनके मल्टीपल जो है हेल्थ इश्यूज हैं वो पैदा हो गए, उनकी आंख का मसला पहले से ही चल रहा था और बड़ा संजीदा मसला चल रहा था। जब ये सारी चीजें इकट्ठी हुई इमरान खान साहब की तो इन्हें लगा कि अब इमरान खान जो है वो बुरी तरह टूटा हुआ होगा और अपनी बहन को देखकर या जो लोग मिलने के लिए जाएंगे उन्हें देखकर इमरान खान साहब जो है वो फौरन सारी बातें मान जाएंगे, ये लगता था। तो मैं आपको ये बताए बगैर कि मुझे ये बातें कैसे पता चली और किसने बताई, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि 2 दिन में हुआ क्या। और मैं सारी चीजें आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि ये वक्त नहीं है इन सारी चीजों को एक्सपोज करने का, लेकिन 2-3 जुमले मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए, मेरे डॉक्टर्स की मौजूदगी में मेरे टेस्ट करवाए जाए, मेरे ब्लड के साथ क्या हो रहा है ये बहुत जरूरी है, प्रॉपर मुझे जो इलाज की सहूलत है वो दी जाए जैसे बाकी लोगों को मिलती है। मेरी फैमिली के साथ मुलाकातें खोली जाए जो कानून के मुताबिक है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। मेरी मुलाकातें मेरी फैमिली के साथ, पार्टी के लोगों के साथ वापस खोली जाए, उन्हें नॉर्मलाइज किया जाए। और साथ में खान साहब कहते हैं मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात करवाए और मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस है वो रहनी चाहिए जैसे बाकी कैदियों के पास है, अखबार टीवी ये सब चीजें मिलनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे हुकूक चाहिए। और जो लफ्ज है ना एक भीख का, वो रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे हुकूक चाहिए। ये है जनाब इमरान खान। अगर कोई इमरान खान को नहीं पहचाना ना तो उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान क्या है। कुछ चीजें इमरान खान साहब ने बड़ी हौसला अफजा कही है, कुछ चीजों में इमरान खान साहब थोड़ा सा उन्होंने मायूसी का इजहार किया। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने एक्टिविटी की है नौजवानों के आने के बाद, इमरान खान साहब इससे बहुत ज्यादा की उनसे उम्मीद कर रहे थे। अब मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि इन्होंने एक तहरीक अनाउंस की हुई है, तो मैं ये चाहता हूं कि अपनी तहरीक में अपना काम दिखाएं और अपना काम करें। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कहा, जिसको कहा अगर वो रिपोर्ट कर दे तो उसकी मेहरबानी, वो बताना चाहे तो वो बता सकता है, वो ना बताना चाहे तो उसकी मर्जी है। लेकिन इमरान खान साहब ने बहुत मुतमईन नहीं थे वो जो कुछ किया जा रहा है उस बारे में। हाँ ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मोहसिन नकवी की सोहेल अफरीदी से एक मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात 27 सितंबर की अनाउंसमेंट से पहले हुई कि 27 सितंबर हमने अनाउंस करना है, तो उससे पहले मोहसिन नकवी की सोहेल अफरीदी के साथ एक मुलाकात हुई थी। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि सोहेल अफरीदी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और लोग हैं, वो मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। ये मैं आपको जो फर्स्ट हैंड जिस आदमी ने ये सुनी है ना बात, जो बिल्कुल साथ खड़ा होकर सुनता है, जो ये भी सुन लेता है कि इससे बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है, सामने बात हो रही है, मैं वहां से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि मोहसिन नकवी को मोहसिन भाई कह के बुलाते हैं सोहेल अफरीदी भी, और इससे पहले और लोग भी। हमारी ये रवायत भी है कि अच्छे तरीके से हम बुलाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि ये बात कंफर्म है कि मोहसिन भाई कहकर बुलाते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं उनसे जेल में जाकर, मैंने आपको कल कहा था कि ये कहा गया कि बैरिस्टर सैफ जाकर मिले, कुछ लोग कह रहे नहीं कोई और जाकर मिला। तो ये गुज़िश्ता 2 दिनों में इमरान खान साहब से सिर्फ उनकी बहन की मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको ये बता देता हूं कि और भी मुलाकातें हुई और ये कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को कायल किया जाए कि आप चले और चल के अस्पताल में इलाज करवा दें। अब इमरान खान साहब जो है ना वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, वो मसले का हल चाहते हैं, वो ये चाहते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन हो, वो ये चाहते हैं चीजें नॉर्मलाइज हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ नहीं बने, चाहे मुश्किलात जितनी भी बढ़े वो नवाज शरीफ नहीं बने। मैंने आपसे कहा था ना पहले भी कि इमरान खान को मनाना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप उनको अस्पताल में लाना चाहते हैं। तो हुकूमत के पटिशन दायर करने के पीछे 2 चीजें, एक तो ये कि हुकूमत हर वक्त वो सुनती है जो कुछ भी जेल में होता है, हुकूमत हर वक्त वहां कान लगा के रखती है, एजेंसियां भी कान लगा के रखती हैं जो कुछ भी जेल में हो रहा होता है। और मैंने आपको कल वाले वीलॉग में कहा था कि क्या ये जो पटिशन दायर हो गई है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ हो सकती है? क्या कमिश्नर इस्लामाबाद एक पटिशन डाल सकता है उनकी मर्जी के बगैर? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वजीर दाखिला और इस्लामाबाद का जो मालिक बनाया गया है वो मोहसिन नकवी को बनाया गया है, और मोहसिन नकवी इज इक्वल टू एस्टेब्लिशमेंट, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनके बिहाफ के ऊपर बात करता है। तो मामला ये है कि जेल में इमरान खान साहब अलग तरह बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, सादी जो बात है। अब उन्हें मनाने की कोशिश की गई, अगर ये लोग मना लेते तो इमरान खान साहब पहले अस्पताल आ जाते। जो पहली रात है उसमें भी ये आवाजें उठी कि इमरान खान साहब आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, दूसरी रात में भी ये आवाजें उठी कि आज अस्पताल पहुंच जाएंगे, और अब कहा जा रहा है कि ये नहीं
नहीं आ पाए लेकिन अब अस्पताल में आ जाएंगे। तो अभी भी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी के बारे में इमरान खान साहब बहुत फिक्रमंद है। उन्होंने कहा जी मेरी बीवी की इतनी हालत खराब की हुई है, उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे। बुशरा बीबी की एक आंख बंद की हुई है। बकौल जो उनको मिलकर आए लोग, उनके सोर्सेज के थ्रू सिलिकॉन लगा के या कुछ करके उनकी एक आंख बंद की हुई है, दूसरी आंख भी उनकी इफेक्टेड है लेकिन उसका इलाज बेहतर हुआ है। तो बुशरा बीबी की हालत भी बहुत खराब है, उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा। तो इमरान खान को जो लोग जानते हैं और जिनको समझ है वो तो ये समझ सकते हैं, लेकिन जो इमरान खान को नहीं जानते थे, जिनका तजुर्बा नहीं था इमरान खान से लड़ने का या उसको जानने का, वो अब ये 2 दिन में तो जरूर जान गए होंगे कि ये कौन सी बला है जिससे हमारा वास्ता पड़ा, ये कितनी बड़ी मुसीबत हमने अपने गले डाल ली है। तो इमरान खान साहब जो है वो भीख शीख नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपने राइट्स मांग रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब अस्पताल में अपने टेस्ट करवा के, अपना इलाज करवा के, अपनी बहन की और डॉक्टर्स की मौजूदगी में इस बात को इंश्योर करें और पता चले कि उनके ब्लड के अंदर क्या हुआ। इमरान खान साहब खुद ही कह दें कि जनाब मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे जेल बंद, मैं कानून के मुताबिक केसों का सामना करके बाहर आऊंगा। बस सिर्फ अदालत को इन्फ्लुएंस करना बंद कर दें, अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद। इमरान खान नवाज शरीफ या जरदारी की तरह बाहर नहीं आएगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को जलील करके दिखा के, देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना करे जिसको जलील, अल्लाह इज्जत दे जिसको, उसकी इज्जत कौन छीन सकता। इमरान खान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत से नवाजा है, ये शान अल्लाह ने उसको दी है जो वो करके दिखा रहा है और सारी दुनिया ये देख रही है जो इमरान खान साहब ने किया है। बहरहाल ये 2 दिन की कहानी है, जो कुछ हो रहा था मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी। अब बुशरा बीबी इमरान खान साहब को बनाएंगी, बहुत मुमकिन है इमरान खान साहब जो है वो मान जाए। क्या वैसे नर का बच्चा है, शेर का। मैंने ऐसा आदमी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान के जर्नैलों को मिले लड़ने के लिए, इतनी बुरी हालत में, इतनी सख्ती के बावजूद। ना उसके पास हथियार हैं, ना वो मुसल्ला है, ना वो मुसल्ला लड़ाई में यकीन रखता है, लेकिन जमहूरियत की लड़ाई इतनी खूबसूरत अंदाज में कोई लड़ेगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और एक ऐसा ही आदमी होना चाहिए था जो इन जर्नैलों को दीवार के साथ लगाता या इनको बताता कि इनकी औकात क्या है और पाकिस्तानियों की औकात क्या है। तो सरकारी मुलाजिम है ना, हम तनख्वाह देते हैं, इनके बच्चे पलते हैं। सादी सादी बात तो ये हमें बताएंगे कौन है गद्दार पाकिस्तान, हम इन्हें बताएंगे तुम गद्दार हो या नहीं हो, क्योंकि हमें पाकिस्तान के मालिक, ये तो नौकरी करते हैं हमारे पास, ये हमें कैसे बता सकते हैं कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं। ये उठा के कौम के लीडर को कह देते हैं, कभी नवाज शरीफ को, कभी बेनजीर को, कभी तो ये वो वजूहात है कि ईरान बड़े आराम से, और बहुत सारे जितने भी जंगी माहिरीन है आलमी सतह पे, वो बार बार कहते रहे कि ईरान ने वो चीज पकड़ ली है जिसे ताकत के बलबूते पे आप खाली नहीं करवा पाएंगे। वो पूरा एक मुल्क है, वहां लगभग 9-10 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बेशतर लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लोगों ने अपने नाम भी लिखवा दिए थे। तो ये एक बड़ा पंगा है अमेरिका के लिए। अब अमेरिका के पास एक और रास्ता ये है कि ओमान बहुत ज्यादा कोऑपरेशन करे, क्योंकि देखिए आपने हुर्मुज के इस तरफ अगर नीचे वाली साइड पे ईरान है तो ऊपर वाली साइड पे उसके ओमान भी है। ओमान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगा दी, अल्फाज बड़े नामुनासिब हैं, तो अरब ममालिक को वैसे इसका नोटिस लेना चाहिए। काबीना का इजलास हो रहा था, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ये है कि अगर आपने हुर्मुज के मामले पर वो सही रवैया नहीं अपनाते तो उसे हम तबाह कर देंगे ओमान को। ओमान के बारे में उन्होंने कहा। हालांकि ओमान अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन ओमान ने अकलमंदी ये की कि उसने बगैर मंतक के लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बनना जरूरी नहीं समझा। उसको लगा ये गैर जरूरी लड़ाई है, वो इसका हिस्सा नहीं बना और उसने अमेरिका को वो फैसिलिटीज नहीं दी जो कुछ और ममालिक ने दे दी। उन्होंने उसके नताइज भी भुगते। ओमान क्योंकि बहुत करीब है ईरान के, उसे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उसने अपने आप को बचाया सारी गैर जरूरी लड़ाई से। अब अमेरिका को गुस्सा आ रहा है कि ये हमारे लिए क्यों नहीं लड़ता, या ये हमारे लिए कुर्बानी क्यों नहीं दे रहा, या ये हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। ओमान जो है वो सुलह के अंदर किरदार अदा करने को तैयार है, लड़ाई के अंदर किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि ओमान अब फैसिलिटेट करे और वो ये कहे अमेरिका को कि जनाब ये वाली आपने हुर्मुज का हिस्सा मेरा है, आप आए और आकर इसको खुलवाएं और वहां पे अमेरिकी फौजें इकट्ठी करें। तो आमने सामने फिर ईरान और अमेरिका के फौजी आ जाते हैं। लेकिन ओमान इस लड़ाई से लगातार गुरेज करता चला आ रहा है, वो इससे बचना चाहता है, जबकि अमेरिका ये समझता है कि ओमान को हमारा साथ देना चाहिए। अरब ममालिक के लिए यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए कि जब भी आप कभी अमेरिकी मफाद के सामने आ जाएंगे ना, तो अमेरिकन बहुत गुस्से में आ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे धमकी लगाई, कल को ये धमकी वो सऊदी अरब को लगा सकता है, ये धमकी वो किसी और मुल्क को लगा सकता है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता चला जा रहा है सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करे। यूएई और बहरीन के बाद अब ट्रंप की नजरें पूरी तरह सऊदी अरब और कतर के ऊपर है। कतर ऑफिशियली तो तस्लीम नहीं करता इसराइल को, लेकिन उसमें लचक बहुत ज्यादा है। कतर के लिए उतना मसला नहीं होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि वो अगर इसराइल को कभी तस्लीम करे तो वो आखिरी मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे, मगर उन पर दबाव है और दबाव बहुत ज्यादा है उन पर कि वो इसराइल को तस्लीम कर दें। वो आखिरी मुल्क बनना चाहते हैं। अब देखिए अगर वो पहले तस्लीम कर देंगे तो उनकी जो कायदाना हैसियत है उसे नुकसान पहुंच जाएगा। अब वो जानते हैं कि उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की बात माने, अमेरिका को खुश रखें, अमेरिका की सारी बातें मानने के बाद एंड में अमेरिका ने फिर आपको ये कहना है कि आप अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें और इसराइल को तस्लीम करें। दूसरा रास्ता ये है कि अपना कोई इलाकाई इत्तेहाद कायम कर लें, और इसका माहौल वैसे बना हुआ है। आप देखें ना कि अमेरिका बहुत दूर से आया, हजारों मील दूर से, और अमेरिका और यूरोप पहले जैसे इत्तेहादी रहे नहीं, और मिडिल ईस्ट जो है वो सेंटर में है। मिडिल ईस्ट से ऊपर की तरफ आप जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप है, जिससे मिडिल ईस्ट के अच्छे ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के, खासतौर पर सऊदी अरब के। इसके एक तरफ
तरफ तुर्की है, तुर्की से नीचे आ जाए ईरान है, ईरान के साथ पाकिस्तान है, आगे चाइना है, इंडिया के साथ भी इनके अरब ममालिक के अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से ऊपर रशिया है। तो ये रीजन के अंदर इतने ताकतवर ममालिक, अगर यहाँ पे एक इत्तेहाद बन जाता है तो मिडिल ईस्ट अपने आप को बहुत महफूज महसूस करेगा। और अफ्रीकी ममालिक जो है वो अमली तौर पर इस वक्त अमेरिका से ज्यादा चाइना के मरहूने मिन्नत है। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी इकोनॉमी में एक रोल प्ले करता है, अमेरिका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। माजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता था यूरोप, और फिर अमेरिका का भी बड़ा इन्फ्लुएंस बन गया था। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है अफ्रीकी ममालिक की इकोनॉमी के अंदर, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है जिसका, वो चाइना का है। चाइना ने सबको पैसा दिया हुआ है और वो अमेरिका से ज्यादा मुतहर्रिक है। अब सऊदी अरब के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो एक मुकामी इत्तेहाद कायम करे, या वो अमेरिका को खुश करते 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 उस लेवल तक पहुंच जाए जहां पे उन्हें अमेरिका की हर बात माननी पड़ेगी। नाज़रीन, इसराइल ऐसा लगता है कि वो जंगबंदी से ज्यादा खुश नहीं है। वो लड़ाई को लगातार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लबनान पर उन्होंने खौफनाक हमले किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शहरी लबनान में शहीद हो रहे हैं और बड़ी खौफनाक बमबारी इसराइल इस वक्त भी लबनान के ऊपर कर रहा है। और इस बमबारी के नतीजे में ईरान के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी जानिब एक और खबर आई है, उनको आप इसके साथ जोड़ेंगे ना तो अमेरिका पे आपको महसूस होगा दबाव बढ़ रहा है। दबाव ईरान पे भी बढ़ रहा है। ईरान पे इसलिए बढ़ रहा है कि ईरान के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनकी इकोनॉमी की मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुआहिदा ईरान को भी चाहिए, लेकिन ईरानियों की जो है ना पसली बड़ी मोटी है। ईरानी इतने आराम से मुआहिदा, यानी इस तरह का मुआहिदा नहीं करेंगे जिसको सरेंडर कहा जा सके। हाँ, ईरान कुछ ना कुछ फेस सेविंग जरूर डोनाल्ड ट्रंप को दे देंगे, लेकिन वो अपने लिए कुछ ऐसा हासिल जरूर करेंगे जिससे उनकी कौम का फायदा हो जाए। या ये तासुर ना बने कि वो जंग हार गए। वो तारीख में भी जंग नहीं हारना चाहते, क्योंकि तारीख ईरान की बड़ी शानदार रही है माजी में भी। अब एक और मुसीबत ये बन गई है कि रूस ने जब हमले तेज कर दिए कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन पे, रशिया ने बहुत खौफनाक अटैक शुरू कर दिए। और ये अटैक शुरू होते हैं जब प्यूटन दौरा करते हैं चीन का, प्यूटन वापस जाते हैं। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने कहा, लेकिन उसके फौरन बाद आप देखें यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले बहुत तेज हो गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तकरीबन निस्फ अरब डॉलर का है और अमेरिका को बड़ा अरसा लग जाएगा इनको ठीक करने में। बहुत चीजों को अमेरिका को ठीक करने में 5 से 7 साल भी लग सकते हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। अच्छा, उर्दन में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना, उसका रेडार तबाह हो गया है। अब रेडार के बगैर जो है वो, जो उनके पास इंटरसेप्टर्स हैं जो ड्रोन्स को और मिसाइलों को रोकते हैं, वो नकारा हो गए। आपके पास रेडार ही नहीं है तो आप पता कैसे करेंगे कहां से क्या आ रहा है? रेडार पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर जाके उसको फिजाई दिफाई निजाम जो है वो निशाना बनाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल तभी काम आते हैं ना जब रेडार काम करता है। तो रेडार अब तो उसकी आंखें तो खत्म हो गई, देखने की सलाहियत तो खत्म हो गई, तो बगैर देखे तो मार नहीं सकते। अंधेरे में तीर चलाने का क्या फायदा? ये किया है ईरान ने। देखिए, ईरान कहता है जी अब हम सिर्फ इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक हिकमत अमली इसलिए भी कामयाब हुई है कि ईरान ने रास्ता क्लियर कर लिया। ईरानी मिसाइल कई ममालिक से गुजरने के बाद पहुंचता था इसराइल में। रास्ते में सऊदी अरब आ जाता है, रास्ते में यूएई आ जाता है, रास्ते में उर्दन आ जाता है, फिर जाके इसराइल पहुंचता है मिसाइल। यानी उससे पहले जो है, सबसे पहले तो ओमान आ जाता है। तो ये 4-5 ममालिक क्रॉस करके, समंदर क्रॉस करके फिर जाके वो मिसाइल पहुंचता है इसराइल में। अब ईरान ने ये क्या किया, रास्ते में जितना भी रेडार का सिस्टम था, मिसाइल के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी वो दूर कर दी हैं। और ये रुकावटें ठीक करने में अमेरिका को टाइम लगेगा। जहां ईरान का बड़ा नुकसान हुआ कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें डेवलप करने में कई साल लग सकते हैं, वहीं अमेरिका और इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ कि इसराइल ने अपने सामने जितनी दीवारें खड़ी की थी मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ, पूरे मशरिक वुस्ता में अमेरिका की मदद से वो दीवारें एक एक करके कमजोर पड़ गई, बल्कि गिर गई हैं। अब उनको दोबारा तामीर करने में इनको भी लंबा टाइम लगेगा।